जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस अजमेर पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपनी साइंस की श्रृंखला पढ़ रहे थे, उसमें हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपको कहा था कि हम जल्दी दूसरे चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो आज हम अपने केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर के साथ मिल रहे हैं और नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, परमाणु और परमाणु की संरचना, एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इसमें से क्वेश्चन ना आता हो। ठीक है, अभी तक मैंने देखा नहीं कोई एग्जाम हो जिसमें इसमें से क्वेश्चन ना आता हो। तो आप सभी लोग बड़े ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को, जैसे आपने पहला वाला पढ़ा था वैसे इसे पढ़िएगा। और अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अपन। सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं परमाणु से। सर परमाणु होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर परमाणु क्या होता है? तो अगर मैं बात करूं परमाणु की, परमाणु को बोलते हैं अंग्रेजी में एटम। क्या बोला जाता है? इसको एटम कहा जाता है। आखिर परमाणु क्या होता है? परमाणु एक छोटे से छोटा कण होता है। परमाणु एक छोटे से छोटा कण होता है जिसको सूक्ष्मतम कण कहा जाता है। ऐसा छोटे से छोटा कण जिसको और आगे विभाजित ना किया जा सके क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो परमाणु किसी भी पदार्थ की वह इकाई है जिसको और आगे विभाजित ना किया जा सके। और हर पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से बना होता है। जैसे आपने कोशिका सेल की परिभाषा सुनी होगी। कोशिका क्या होती है? शरीर की वह छोटी से छोटी इकाई जिससे पूरे के पूरे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, कोशिका से ही पूरे शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है। इसी प्रकार परमाणु किसी भी पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई है जिससे पूरे परमाणु का क्या होता है? निर्माण होता है। तो अगर मैं बात करूं किसी पूरे पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे अगर मैं परमाणु की डेफिनेशन देखूं तो परमाणु शब्द ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है जिसमें अटोमियो का अर्थ है न काटे जाने वाला, यानी एटम। परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं एटम। ये दो शब्दों से मिलकर ग्रीक भाषा से मिलकर बना है, जिसमें अटोमियो का मतलब है न काटे जाने वाला, अनकटेबल है ना, यानी नहीं काटे जाने वाला, या अविभाज्य यानी नॉन डिविजिबल। इसका मतलब ग्रीक शब्द जो है अटोमियो, इससे बना हुआ है। और इस अटोमियो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नहीं काटा जा सकने वाला, जिसको और आगे ना काटा जा सके। इस अटोमियो से क्या बना है? आपका एटम बना है और इसका अर्थ होता है नहीं काटा जा सकने वाला। तो एटम की यह कहानी होती है। एटम का अर्थ होता है ना काटा जा सकने वाला, अविभाज्य, नॉन डिविजिबल, है ना, जिसको और आगे विभाजित ना किया जा सके। अच्छा, सबसे पहले परमाणु के बारे में किसने बताया था? सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था सन 1808 में जॉन डाल्टन ने। ठीक है ना, सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका सिद्धांत जिसे परमाणु का सिद्धांत कहा जाता है। तो परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया? परमाणु के बारे में परमाणु सिद्धांत किसने दिया? वो डाल्टन ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए परमाणु सिद्धांत किसने दिया? आपका आंसर क्या होगा? जॉन डाल्टन ने दिया। कौन सी सन के अंदर? सन 1808 में। तो परमाणु की परिभाषा क्या होती है? परमाणु ग्रीक भाषा के शब्द अटोमियो से मिलकर बना हुआ है। एटम को परमाणु को कहते हैं इंग्लिश में, जो एटोमियो से मिलकर बना हुआ है। एटोमियो का अर्थ होता है अविभाज्य, नॉन डिविजिबल, यानी अविभाज्य, नहीं काटा जा सकने वाला। ठीक है, इस एटम की जो कहानी है वो सबसे पहले किसने बताई थी? डाल्टन अंकल ने बताई थी, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एटम की परिभाषा प्रस्तुत की थी और परमाणु की संरचना के बारे में बताया था। तो पढ़ते हैं अब अपन आगे जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत के बारे में। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं अब अपन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में इससे क्वेश्चन आता है। निम्न में से कथन दे दिए होते हैं और बोलते हैं निम्न में से कौन सा कथन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है, सही है। तो आपको पहचानना होता है। आप तब कब पहचान पाओगे? जब आपने जॉन डाल्टन का सिद्धांत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। तो परमाणु सिद्धांत का पहला अभिग्रहित पढ़ते हैं अपन। पहला कथन क्या होता है जॉन डाल्टन का? जॉन डाल्टन ने पहला कथन दिया था कि भाई जो द्रव्य होता है, जो द्रव्य यानी क्या होता है? मैंने पढ़ाया था पिछली कक्षा में। द्रव्य मतलब कोई भी पदार्थ जो स्थान घेरता है, कोई भी चीज जो स्थान घेरती है वो क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। कोई भी चीज जो स्थान घेरती है वो क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। द्रव्य होता है वो अविभाज्य परमाणुओं से बना होता है, मतलब नॉन डिविजिबल एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है, द्रव्य अविभाज्य परमाणु, यानी अविभाज्य यानी जिसको और आगे विभाजित ना किया जा सके। तो परमाणु की परिभाषा यहीं से निकलती है कि परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। तो कोई भी पदार्थ अविभाज्य कणों से बना होता है जिसको क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। ये पहला अभिग्रहित था किसका? डाल्टन का। नेक्स्ट कथन क्या था? डाल्टन ने क्या बोला था? किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। मतलब
कहने का मतलब अगर किसी परमाणु अगर क्या बोला गया है, किसी दिए गए तत्व के अगर किसी तत्व का निर्माण समान प्रकार के परमाणुओं से हुआ है तो उन सभी परमाणुओं के गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। जबकि विभिन्न तत्वों के परमाणु, है ना, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुणधर्म समान होंगे, लेकिन अलग अलग तत्वों के हर परमाणु के गुणधर्म क्या होंगे, आपस में अलग अलग होंगे। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं ये सोडियम है, इस सोडियम के अंदर जितने परमाणु है ना उन सभी के गुणधर्म आपस में क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन अगर एक सोडियम है और एक एल्यूमिनियम है तो इन दोनों तत्वों के परमाणुओं के गुणधर्म क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो सोडियम के सारे परमाणुओं के गुणधर्म समान होंगे, एल्यूमिनियम सोडियम दोनों के अगर मैं बात करूं तो दोनों के गुणधर्म अलग अलग होंगे। तो ये कहानी है किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं और गुणों में भी क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। चलिए, एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। मतलब किसी भी यौगिक का निर्माण कब होता है, दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये पानी है, पानी एक यौगिक है। इस पानी का जो निर्माण है, इस पानी यौगिक का जो निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ है, इस पानी यौगिक का जो निर्माण है वो दो परमाणुओं से हुआ हुआ है, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन 2 अनुपात में है और ऑक्सीजन कितने अनुपात में है, 1 अनुपात में है। तो 2 अनुपात के एक निश्चित संगठन से क्या बना है, आपका पानी का यौगिक बना है। तो एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपके रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन पुनर्व्यवस्थित होते हैं, परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। कहने का मतलब अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, जैसे मान लो A+B और ये अभिक्रिया हो रही है C+D, आपसे पूछा जाए इस अभिक्रिया में क्या विस्थापित होते हैं, अणु विस्थापित होते हैं या परमाणु विस्थापित होते हैं, तो आप कहोगे परमाणु विस्थापित होते हैं। लैब असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसका परिणाम है, अणुओं का प्रतिस्थापन या परमाणुओं का प्रतिस्थापन, या और भी दिया हुआ था, आपका आंसर क्या होगा, परमाणुओं का प्रतिस्थापन। यानी परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठ के जाते हैं जिसके फलस्वरूप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो उन्हें बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब परमाणुओं को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही परमाणुओं को नष्ट किया जा सकता है, यानी परमाणु संरक्षित रहते हैं। तो ये सारे अभिग्रहित थे किसके, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के। पहला क्या कहता है, पहला ये कहता है कोई भी द्रव्य यानी कोई भी चीज जो होती है वो परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, अविभाज्य कणों से मिलकर बनी होती है, जिसको परमाणु कहते हैं। दूसरा, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुणधर्म समान होते हैं, अलग अलग तत्वों के सभी परमाणु के गुणधर्म अलग अलग होते हैं, द्रव्यमान भी अलग अलग होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्या कहता है आपके पास, नेक्स्ट ही कहता है निश्चित परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। और अगला क्या कहता है आपके पास, लास्ट पोस्टुलेट कहता है आपके पास कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया परमाणुओं के पुनर्व्यवस्था का परिणाम है, अणुओं के पुनर्व्यवस्था से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट 4 पोस्टुलेट्स हैं, ये अभिग्रहित हैं, चारों को ध्यान रखना है, आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा आपसे कोई पूछ ही नहीं सकता, ठीक है ना। मैं आपसे शर्त लेके कह रहा हूं, 100% गारंटी दे रहा हूं, आपको लिख के दे रहा हूं स्टाम्प पेपर पे कि आपके इससे ज्यादा किसी भी चीज में किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर आप आरएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला जो आपका टॉपिक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत खत्म हो चुका है, परमाणु के बारे में चर्चा हमने पढ़ ली है। इस टॉपिक का एक भाग समाप्त हो गया है, परमाणु। अब अपन बढ़ते हैं, अब हमारा पूरा चैप्टर जो रहेगा 90% जो चैप्टर हमारा बाकी है वो पूरा का पूरा रहेगा परमाणु संरचना के ऊपर। तो अब अपन पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना क्या होती है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, परमाणु क्या होता है। अगर मैं बात करूं परमाणु, तो परमाणु को माना जाता है गोलाकार। ये परमाणु की संरचना बता रहा हूं मैं आपको, परमाणु को क्या माना जाता है, गोलाकार माना जाता है। तो भैया परमाणु को गोलाकार माना जाता है, इस परमाणु के केंद्र में जहां पे परमाणु का सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है, एक स्थान पाया जाता है जिसको कहा जाता है नाभिक। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है, यानी न्यूक्लियस कहलाता है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। तो अगर मैं बात करूं, जो परमाणु होता है उसको गोलाकार माना जाता है, इसको कहा जाता है परमाणु। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, परमाणु कहा जाता है। परमाणु के केंद्र में एक परमाणु के केंद्र में जहां पे परमाणु का सारा द्रव्यमान केंद्रित होता है उसको क्या माना जाता है, उसको नाभिक बोला जाता है, यानी इसको न्यूक्लियस बोला जाता है अंग्रेजी में, न्यूक्लियस। ध्यान रखना, न्यूक्लियस, नाभिक, ठीक है। अब देखिए परमाणु के अंदर पाया जाता है नाभिक। नाभिक के अंदर 2 कण चक्कर लगाते हैं, नाभिक के अंदर
दो कण चक्कर लगाते हैं। यहां नाभिक के अंदर दो कण पाए जाते हैं। चक्कर क्या लगाते हैं? नाभिक के अंदर दो कण पाए जाते हैं और उन कणों का नाम क्या है? नाभिक के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो दो कण पाए जाते हैं नाभिक के अंदर, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को मिलाके क्या कहा जाता है? इनको मिलाके कहा जाता है न्यूक्लियॉन। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन। बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। न्यूक्लियॉन मतलब नाभिक के अंदर पाए जाने वाले कण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नाभिक के अंदर कौन से कण पाए जाते हैं? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिनको न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। अब इसी नाभिक के चारों ओर एक शख्स लगातार चक्कर लगा रहा होता है और उसे क्या कहा जाता है? ऐसा कण जो नाभिक के चारों ओर लगातार चक्कर लगा रहा होता है उसे कहा जाता है, जो नाभिक के चारों ओर लगातार रोता फिरता है उसे क्या कहा जाता है? उसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है प्यारे मित्रों? इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो परमाणु को माना जाता है गोलाकार। परमाणु के केंद्र में पाया जाता है नाभिक। नाभिक के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है। ये परमाणु की संरचना खत्म हुई और आप राजस्थान पुलिस से उठा के आर्मी कोई भी एग्जाम ले लो, आप कोई सा भी एग्जाम ले लो, यही क्वेश्चन आता है परमाणु संरचना के बारे में। बताइए नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है। ठीक है, तो नाभिक के चारों ओर चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है और नाभिक के अंदर क्या पाया? नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन लगाता है, नाभिक के अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये परमाणु की संरचना आपकी क्या हुई? समाप्त। लेकिन अब अपन इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, जो कण अपन ने देखे हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अब अपन पढ़ते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। चलिए देखिएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो हमारा रहेगा वो इलेक्ट्रॉन के बारे में रहेगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला था जे थॉमसन। कौन था? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला कौन था? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की कैसी प्रकृति होती है? ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन को इससे दर्शाते हैं ऐसे, ऋणावेश पाया जाता है इलेक्ट्रॉन पे। और ऋणावेश होता कितना है? -1.6 इंटू 10 की घात -19, 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम इस पे क्या होता है? आवेश होता है, माइनस लगा हुआ होता है, ऋणावेशित होता है। सापेक्षिक आवेश, रिलेटिव चार्ज, इसका मतलब इसका आप सापेक्ष आवेश कितना लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन पे सापेक्षिक आवेश हमेशा -1 लिखा जाता है। आप बोलोगे सर सापेक्षिक आवेश क्या होता है? आप किसी भी आवेश को अगर 1.6 इंटू 10 की घात -19 से भाग दे दोगे तो उसका सापेक्षिक आवेश हो जाएगा किसी भी कण का। तो इसको भाग दोगे तो ये कट जाएगा, पूरा कितना बच जाएगा? -1 बच जाएगा। इतनी कहानी नहीं ध्यान रखनी है, आप तो डायरेक्ट ध्यान रखना -1 होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की घात -31। 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम। ये किसका वेट होता है? ये इलेक्ट्रॉन का भार होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो वापस देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है? ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। सापेक्षिक आवेश कितना होता है? -1। और द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की घात -31 केजी आपका द्रव्यमान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कण की तरफ। अगला कण है आपके पास प्रोटॉन, कण नंबर 2। ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने करी थी। यहां पे बहुत लफड़ा होता है। कई लोग बोलते हैं, कई टीचर पढ़ाते हैं प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने नहीं करी थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी थी। तो प्रोटॉन का नामकरण किसने कहा था? किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था, यानी प्रोटॉन के पंडित जी रदरफोर्ड थे। लेकिन प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? प्रोटॉन के पापा जी कौन थे? गोल्डस्टीन थे। चलिए, प्रोटॉन की प्रकृति धनावेशित। इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण है, प्रकृति धनावेशित। इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? -1.6 इंटू 10 की घात -19। इस पे होता है +1.6 इंटू 10 की घात -19। तो इसका मतलब इस पे होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम।
उसके बाद में सापेक्षिक आवेश, इस पे सापेक्षिक आवेश होता है 1, कितना होता है 1, इस पे सापेक्षिक आवेश होता है 1, है ना, उस पे -1 होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो इस पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका द्रव्यमान कितना होता है 1.67 इंटू 10 की घात -27 kg, 1.67 इंटू 10 की घात -27 kg, ये इसका प्रोटॉन का क्या होता है द्रव्यमान होता है। तो खोज किसने करी थी, गोल्डस्टीन ने करी थी। नामकरण किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। प्रकृति कैसी होती है, धनावेशित होती है। आवेश कितना होता है -1.6 इंटू 10 की घात +1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। सापेक्षिक आवेश कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद में द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की घात -27 kg। तो इस प्रकार से प्रोटॉन की कहानी आपके पास क्या होती है, समाप्त होती है। आगे बढ़ते हैं अपने पास अगले कण की तरफ। अगला कण है आपके पास न्यूट्रॉन वाह। कौन है आपका, न्यूट्रॉन वाह, ठीक है। मैंने गलत बोल दिया था शायद, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता। अभी भी बोला था, जो पहले से ही बताया आपको, गलती से निकल गया होगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, न्यूट्रॉन की खोज करने वाला था चैडविक। कौन था आपका, चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, जेम्स चैडविक ने। उसके बाद में प्रकृति कैसी होती है इसकी, उदासीन। न्यूट्रॉन के ऊपर 0 आवेश होता है, कितना होता है 0 आवेश, इसके ऊपर कोई आवेश ही नहीं होता। तो आवेश ही नहीं होता तो फिर क्या होता है, ये उदासीन होता है, तो आवेश 0 हो जाएगा। द्रव्यमान कितना होता है, द्रव्यमान सेम लगभग प्रोटॉन के बराबर 1.6 इंटू 10 की घात -27 kg, 1.6 इंटू 10 की घात -27 kg, ठीक है ना। ये आपका न्यूट्रॉन का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो ये आपके तीनों कण समाप्त हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आज हमने ने परमाणु एवं परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ा, परमाणु की परिभाषा के बारे में पढ़ा, उसके बाद में परमाणु संरचना जो डाल्टन के द्वारा परमाणु सिद्धांत दिया गया था, उसके बाद में परमाणु संरचना पढ़ी, जिसमें हमने देखा कि परमाणु को गोलाकार माना जाता है, उसके केंद्र में नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इस इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम होता है। इस प्रकार से हमने तीनों कणों के बारे में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा पड़ी पूरी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं, निहायती पता नहीं कितने एग्जामों में कितने क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके आगे के जो है परमाणु मॉडल्स हैं वो अपन कब पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।